बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जरा देखते हैं क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कौन मुतालबा कर रहा है, न्यूट्रल होने का कौन मुतालबा कर रहा है। कल तक जो शक्ल नहीं देखना चाहता था आज वो अपीलें कर रहा है। क्या बात है जरा देखते हैं इस क्लिप में। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही है। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये चीज बावर होनी चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि मौजूदा जो पीडीएम की या नवाज या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फौज को और पीटीआई को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। ये मुल्क के लिए, मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, मईशत के लिए ठीक नहीं है। आर्मी चीफ न्यूट्रल कर दें आर्मी को ताकि हम जो है वो सियासी तौर पर निमट सकें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से। अब बात करेंगे आज के प्रोग्राम में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुज़ाकरात की दावत भी आ गई है, राना सनाउल्लाह भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुज़ाकरात की दावत दी है। मुज़ाकरात की तरफ कोई ला रहा है या आ रहे हैं, क्या मामला है, तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे। खुरम हमीद रोकड़ी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, मुन्ना आलम साहबा मौजूद होंगी। मुन्ना साहबा जरा आप ही फरमा दीजिएगा, सूरत-ए-हाल अब बन क्या रही है। न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर रहे हैं और उस एस्टेब्लिशमेंट को आज से कुछ अर्से पहले तक ललकारते रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के बयानिए में आखिर फर्क क्यों आया एकदम? जी थैंक यू। बिल्कुल देखें, ये हमारे लिए भी उतनी हैरत की और अचंभे की बात है जितनी किसी भी सुनने वाले के लिए होनी चाहिए। और यकीनन देखिए, मुझे लग रहा था कि शायद इस कदर आगे जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के साथ और अपने मौक़िफ़ के साथ कि देखिए, मुझे कई लोगों को लगता था कि वो थोड़ा रैशनल नहीं है, इरैशनल एक अप्रोच थी। उस जो ये इस बात मुतारिफ हो जाते थे कि जी जो भी है इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है और हिम्मत की तो बात है, बहुत जिगर कलेजे की बात है कि इस तरह की बात पाकिस्तान में करना और इतने बरमला अंदाज में करना और फिर उसके ऊपर कायम रहना, मतलब कायम रहने की भी एक बात होती है। आपको पता है PFLN कितना अर्सा अपनी मौक़िफ़ पे कायम रह पाई, हम सब ने देख लिया। तो ये कायम रहने वाली चीज जो थी ना, ये भी हमें लग रही थी कि भाई अच्छा हो, बुरा हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, जो भी है डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस बात पे भी अब हमें अपनी तारीफ वापस लेनी पड़ेगी और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है अब ये हालिया बयानात के बाद कि ये शायद सिर्फ एक वही चीज थी कि गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी सेम डिट्टो आप समझेगी रिपीट टेलीकास्ट है जो नून लीग की हमने पॉलिसी देखी थी जब ये लोग ऑपोजिशन में थे दौर में। तो ये वही रिपीट टेलीकास्ट अब लग रहा है और वही बात है कि हाथी के दांत खाने के और थे और दिखाने के और थे। और बहुत अफसोस की बात है कि कोई भी इस तरह से ना, मतलब खुद सोचना चाहिए इनके वोटर्स सपोर्टर्स क्या सोचते होंगे। पहले आप लोगों ने उनका लहू गरमाया, उनको जोश दिलाया कि जी सारा कुछ इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट करती है। वैसे कत्ता कलामी की बात। लेकिन मैडम ये फरमाइएगा कि जो वोटर हैं सपोर्टर हैं, क्या वो कुछ सोचते समझते भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में, या अपनी क़यादत के हर अमल को लब्बैक कहते हैं? क्या उनका जो पिछला माजी है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर अगर बयानिया बनाने की ज़रूरत पेश आए तहरीक इंसाफ को तो वो आसानी से बना नहीं लेंगे? नून लीग तो फेल हो गई है वोट को इज्जत दो से जो है वो दूसरे बयानिए तक। देखिए फवाद साहब, एक्चुअली बात यह है कि हर पार्टी में और हर किसी भी सियासी जमात में सोच में हर तरह के लोग होते हैं। एक कल्ट किस्म के लोग होते हैं जो कि कहते हैं भाई हमारी क़यादत जो करे हमें कबूल है, लेकिन दूसरी तरफ के भी लोग होते हैं जो कि कहते हैं नहीं, अपनी एक समझ बूझ रखते हैं और उसके ऊपर से सोच समझ के एनालिसिस करते हैं। नून लीग में भी आप देख लेना, आप सही कह रहे हैं कि उस बात की कितनी एक्सेप्ट है, लोगों ने उस बात को तर्क कर दिया है, लेकिन कई लोग उसके मानने वाले आज भी हैं। वो कहते हैं नहीं, जो कुछ हो रहा है ठीक है और बस ये इनको इक़्तिदार में रहना चाहिए, जिस मर्जी तरह से इक़्तिदार मिले वो इनको ठीक है, इनको सूट करता है। हर तरह के लोग होते हैं हर जमात में। PTI में भी मैं समझती हूँ इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि हर चीज को ऐसे आंखें बंद करके जो है उसको फॉलो नहीं करते और अपनी एक समझ बूझ रखते हैं। तो मैं इसी तकाजे से ये बात कर रही हूँ कि वो क्या सोचेंगे, मतलब आप खुद भी इनकी एक फेस से देंगे, एक इंसान की एक पॉलिटिकल एक जिसे कहते हैं ना एक तारीख होती है, एक पूरे एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर दिया है, सीधी बात है। पहले भी खराब था, 2018 से ऑनवर्ड भी खराब था, उससे पहले भी खराब था।
कई दफा खान साहब खुल के इस बात पे फख्र किया करते थे कि जी उनको एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट हासिल है। कभी कहते थे एम्पायर ने उंगली उठा दी है, कभी क्या कहते थे, मतलब बहुत दफा उन्होंने खुली मतलब इशारों किनारों में इस तरह की बातें बड़ी खुले अंदाज में की हैं और फख्र से की हैं। ऐसे नहीं कि कोई एम्बैरस हो की हो या पकड़े गए हो, फख्र से की हैं। फिर उसके बाद उसके 1 पेज के ऊपर इतराना, उसके ऊपर फखरिया स्टेटमेंट्स देना, ये भी उनके दौरे हुकूमत में हम रोज बरोज देखते थे। और अपोजिशन को कहना कि भाई आप छोड़ें, आप तो आपके ऊपर तो कांटा लग गया है, ये हो गया है, हम ही हैं, हमारे अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप मुतअद्दिद इस तरह के बयानात हैं। हमें लगा था कि शायद इन सारी चीजों से पीटीआई ने तौबा कर ली है, जो उनके ऊपर कड़ा वक्त आया है और उनको अब जो कहते हैं ना, उन्होंने मजा चखा है कि इस मुल्क में सियासत जब करना होता है तो वो फूलों की सेज का नाम नहीं है, वो अंगारों पे चलने का नाम है। तो हमें लगता था कि ये समझ आ गई है पीटीआई को, लेकिन अब जो इन्होंने अपने बयानिए से जो मुंह मोड़ा है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि यानी कि इसको अभी इसका अगर कंक्लूजन करें तो आप ये कहने पे राजी हैं कि तहरीक इंसाफ यू टर्न का सोच रही है, यू टर्न की तरफ जा रही है? नहीं, मुझे तो लगता है ले चुकी है। मैं सिर्फ एक जुमला इसमें ये इजाफा करना चाह रही थी। उमर अयूब साहब अब से कितने दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल है 3 या 4 रोज पहले की बात है, जब उन्होंने DGISPR की प्रेस टॉक पे बहुत शदीद रद्द अमल दिया था, बड़े गम और गुस्से का इजहार किया था। और अब वो वही ये वाली बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो नून लीग हमें लड़वा रही है, हमने तो आपस में कुछ भी नहीं किया। किस तरह की बातें हैं? और ये कि अब न्यूट्रल हो जाए, सही बात है, यही इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की जानवर को कहकर कि जी ये तो जानवर होता है। और आपको याद होगा इनके दौरे हुकूमत में जब हम बात करते थे इनसे कि आपने किसको न्यूट्रल कहा था और किसको जानवर कहा था, तो कहते थे नहीं हमने तो आम वोटर को कहा था। जब इमरान खान साहब, आपको याद है, ये उनके PM होते हुए का बयान है, ये न्यूट्रल और जानवर वाला। बिल्कुल ठीक है। मैं तो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि हाँ आम आदमी है वो या तो जानवर होता है। फिर जब जैसे ही उनका इख्तिदार गया उन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया कि मैंने तो न्यूट्रल उन्हीं को कहा था, और अब वो आगे उनको फिर और भी उनको इस्तिलाहात दी गई, मीर सादिक, मीर जाफर, बहुत कुछ हुआ। तो अब तो ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या इनकी सोच है, लेकिन मेरा इसमें एक अपना असेसमेंट है। ठीक हो गया मैडम, जरा मैं रोखड़ी साहब को भी जरा शामिल करें। रोखड़ी साहब, सर इतनी जो तमहीद और बयानियां बनाने की जरूरत थी कि आपसे 3-4 सवालात हैं बड़े दो टोक किस्म के। ये प्लान A, प्लान B, प्लान C था तहरीक इंसाफ का कि पहले इस्टेब्लिशमेंट को दबाएंगे, दबाने के बाद नहीं दबे तो फिर उसके बाद प्लान B पे चले जाएंगे, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, उनको कहेंगे कि आप न्यूट्रल हो जाए, हम देख लेते हैं सियासी मैदान में। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक और जो जाविया है वो ये है कि अलीमा खान साहबा का बयान, आप उनके बड़े करीब रहे हैं, उनकी कोर टीम का हिस्सा भी रहे हैं, तो वो कितना खान साहब के बाद जज्बात की अक्कासी करता है? क्या उन्होंने खान साहब को ये समझाया होगा या खान साहब ने उनके ज़रिए ये पैगाम भिजवाया? ये भी एक अहम सवाल है कि जब वो जेल गई तो क्या उन्होंने खान साहब को समझाया कि मफाहमत करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग होने चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप न्यूट्रल हो जाए, हम सियासी मैदान में सियासत को देखेंगे? क्या चल क्या रहा है रोखड़ी साहब, तजिया क्या करते हैं आप इसका? और देखिए इस की डिफरेंट डायमेंशंस है। पहले तो आप ये देखिए कि किस मौके के ऊपर और किस वक्त ये बैरिस्टर गौर का और अलीमा खान दोनों का 2 दिन के बाद एक ही पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आना बयान किस मौके पे आ रहा है। मौके को अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल स्टडी कीजिए डिटेल के अंदर जाके, तो ये वो टाइम है कि जब फर्स्ट टाइम आर्टिकल 6 की बाज़गश जो है वो बड़ी गूंज रही है। वो कोई इस तरह नहीं है कि हवाई बात है, वो एक चीज थ्रेट जो है वो नजर आ रहा है कि वो होने लगा है इनके साथ। नंबर 2 बात, जिस रविश पर ये चले तो आज क्या इस कहने के साथ कि हम बैठना चाहते हैं और फिर उस बैठने के अंदर अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो है कि आप न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल के पीछे कहानी क्या है कि एक बड़ी ही भयानक कहानी है। न्यूट्रल को भी एक गाली के तौर पर आप समझे, आप उसको ये ना समझिए को न्यूट्रल को कोई सी पॉजिटिव एंगल में ना लीजिएगा, उसको नेगेटिव में ही लिया जाए। फिर तीसरा इनका ये है कि जी देखें 80% जो लोग हैं पब्लिक ऑफ पाकिस्तान वो हमारे साथ है और आप हमें अंडरमाइन ना करें मेहरबानी करके। मैं ऐसे समझता हूं कि ये वो बयान आते हैं कि मेहरबानी करके आप साइड पे हो जाएं, हमें अंडरमाइन ना कीजिए। अगर कोई ये समझे ना कि इन बयानात से इन्होंने को अपना यूटर्न ले लिया है, जो पिछला जो इनका पूरा मुद्दा है या पार्टी का जो इनका पूरा एक डॉगमा भी कह लें या व्हाटएवर जो इनका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग द सिचुएशन आप उसको समझें तो ले लिया, तो नहीं, ये वही है, उसी का तसलसल है। हुआ ये है कि इन्होंने ये एक टर्म इस्तेमाल होती है ब्लफ खेलना या किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना। नंबर 1
या कुछ ऐसे लोग बीच में आते हैं जो कहते हैं जी बस कर दो जी, आप चुप कर जाओ। लेकिन मैं इस दूसरे पॉइंट को नहीं मानता। ये जो लोग आते हैं, हो सकता है ओवरसीज हो सकता है कुफलाने हो, नहीं। इसका हुआ ये है कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग जो पार्टीज गवर्नमेंट के अंदर है, उनके अंदर एक, और इसी इन दो बयानों के साथ एक तीसरी चीज को जोड़िए कि ये मशवरे भी दे रहे हैं ये पार्टी वाले कि देखें जी, फौज को ये मशवरा दे रहे हैं कि आपका और हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही है नून लीग, और आपके और हमारे दरमियान जो है वो है पीपुल्स पार्टी। तो आप और हम हैं असल में एक दूसरे के साथ। तो ये बीज वाली कुव्वतें हैं या बीज वाली जो पार्टीज हैं, इनको छोड़िए, आप साइड पे हो जाइए। और साइड पे होने का मतलब क्या है, क्या ले रहे हैं, यानी आप हमारी तरफ हो जाइए और आप इनको छोड़िए, क्योंकि ये आपके और हमारे दरमियान लड़ाई करा रहे हैं। यानी कि रोकड़ी साहब, इसको आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये कह रहे हैं कि डील कर लें। हाँ, तो ये अब इतना, यानी ये अपने आप को अक्ल की, या ये पार्टी अपने आप को चालाकी की, या जो भी कहें, उस लेवल पे ले गई है कि ये समझ रहे हैं कि हमारी इस प्रेजेंट पोजीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी को और जेयूआई की जो पोजीशन है, इसको हम एक्सप्लॉइट करके हम ये गेम खेल जाएंगे। मैं इसको अनदर ब्लफ कंसिडर करता हूं। लेकिन अगर कुछ चीजों को मिलाएं, मैं मोना साहबा की तरफ भी ये सवाल लेके जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का मामला हो, रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी का मामला हो, जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, फिर 9 मई के मामलात को अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। उन्होंने खुद कहा है, मैंने किसी और से नहीं सुना, उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाया जा सकता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि शिकंजा जो है वो, ज़ाहिर है 9 मई के केसेस ने आखिरकार तो फैसले की तरफ जाना है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहे हैं। तो उस शिकंजे से बचने के लिए ये इंगेज करना चाह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, ये भी आपको कहीं पर एहसास हुआ? नहीं, मैं तो देखे ना, मैंने आगाज ही ये किया कि किस टाइम के ऊपर फाद इन्होंने ये किया कि जब आर्टिकल 6 की बाज़गश्त हवा में बुलंद है, तो इस खास मौके के ऊपर आकर अचानक आकर इन अल्फाज के साथ कहना। लेकिन अभी भी इन अल्फाज में आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि ये बैठना चाह रहे हैं या कोई गलती का एतराफ है। नहीं, हम 80% हमारी स्ट्रेंथ है और आप न्यूट्रल हो जाएं। और ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी के। मैं दोबारा उस चीज को क्लियर करूं, वो ये समझ रहे हैं कि नून लीग, इनके जो अंदर के सर्कल्स हैं, कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उस तरीके से दिफा नहीं कर पा रही प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो अब शायद हमारे पास मौका है कि हम एक्सप्लॉइट कर जाएं। ये इस पे है। आप इनके दूसरे स्टैंस को देखिए ना, कि जी देखें, नून लीग आपके और हमारे दरमियान लड़ाई कराने की कोशिश कर रही है। ये वाला सेम बयानिया को नया नहीं है, इन्होंने कुछ अर्सा पहले भी चलाया। अभी रोकड़ी साहब, शुक्र है ये लोग ये समझते हैं कि कोशिश हो रही है, ये तहरीक इंसाफ इस पर यकीन रखती है कि अभी भी लड़ाई उनकी हुई नहीं है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं रोकड़ी साहब कंक्लूड करने से पहले। मोना आलम साहबा, जो रोकड़ी साहब ने कहा कि एक अहम वक्त था जिस तरह से एक तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा था, तो उस मौके के ऊपर ये बात की गई, इस पॉइंट को कितना वैलिड समझते हैं कि ये थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए कुछ इस तरह का जो है वो नरमी का मामला दिखाया गया कि कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, कुछ सांस मिल जाए, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की याद मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर अब चाह क्या रही है? क्या वो ये चाह रही है कि मुज़ाकरात की तरफ हुकूमत के साथ जाया जाए? क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब के बयान को हम इसके साथ जब कनेक्ट करें, जो कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे बात करें। तो क्या तहरीक इंसाफ इस ऑफर को अब अवेल करेगी कि जब मौसम भी बन रहा हो, मुश्किलात भी बढ़ रही हो, तो थोड़ी देर मुज़ाकरात करके एंगेज किया जाए? देखिए, अवेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हमने तो मुज़ाकरात एक ही शख्स से करने, और वो है आर्मी चीफ। ये आपको याद है, ये खान साहब खुद ये वाली बात कई मर्तबा कर चुके हैं, जेल में जाने से पहले भी कर चुके हैं, उसके बाद भी की है कि मैं सिर्फ एक शख्स से मुज़ाकरात करूंगा, और वो है एस्टेब्लिशमेंट। सीधी बात है कि खान साहब सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने में या बातचीत करने में यकीन नहीं रखते। अगर इतनी तारीख उनकी स्टडी करने के बाद भी, और जो हालिया उनकी सियासत है, तर्ज सियासत है, वो देखने के बाद भी अगर किसी को इस पे शक है, तो मुझे लगता है वो शक दूर हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ मैं गवर्नमेंट के बारे में भी, PMLN के बारे में भी ये बात बड़ा बरमला कहती हूँ कि देखें, मैं नहीं समझती कि किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पार्टी
को इस तरह की बातें करनी चाहिए जिस तरह से PMLN बातें कर रही है कि जी आज भी मुसद्दिक साहब आके नहीं हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, हम तो तैयार हैं। इससे पहले आगे क्या अकेला बयान है मुसद्दिक मलिक साहब का? इससे पहले आपने नहीं सुना राना सनाउल्लाह जो कि वैसे बड़े वो बनते हैं और बड़े अपनी तरफ से निडर और वो उस तरह के बुलंदो बांग दावे करने वाले और लथाड़ने वाले बनते हैं ऑपोजिशन को कि जी मैं तो छोड़ता नहीं हूं, मैं तो किसी का लिहाज नहीं करता। वो तक ये वाली बात एक नहीं 2-3 मर्तबा कर चुके हैं। और उससे पहले मैडम एक लुकमा लीजिएगा, एक लुकमा लीजिएगा। ये बात वो उस वक्त कर रहे हैं कि जब एक हफ्ते पहले अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि वो पाबंदी लगा रहे हैं। ये देखें, ये भी जो पाबंदी वाली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसका भी कोई सर पैर नहीं था। एक्चुअली बात ये है इनके अपने लोग कई दफा हमें बता चुके हैं, कन्फेस कर चुके हैं खुल के कि काबीना के अंदर इख्तिलाफात हैं, इनके PMLN के अंदर इख्तिलाफात हैं। ये तासुर आपको ये देंगे कि इत्तेहादी जमातें नहीं मान रही हैं, हम उनको आमादा करना चाह रहे हैं, जबकि हकीकतन ये बात नहीं है। इनकी अपनी जमात के अंदर इख्तिलाफात हैं। बड़े बड़े इनके जमात के जो रहनुमा हैं, बहुत स्टॉलवर्ड्स इनकी पार्टी के, जैसे ख्वाजा साद रफीक हो गए, खुर्रम दस्तगीर हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो के खिलाफ हैं, खुल के मुखालफत कर चुके हैं कि जी हम इस तरह की किसी पाबंदी के हक में नहीं है। बहुत सारे इस तरह के और लोग हैं, कैसर अहमद शेख साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनके गुजरा सिटिंग मिनिस्टर्स हैं। उनके व्यू में ये पाबंदी इसका कोई सर पैर नहीं है, इसका अपना इनको नुकसान या खमियाजा उठाना पड़ेगा। अता तारड़ साहब ने मुझे नहीं पता क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसके कहने पे की, मैं नहीं जानती, उनको कहां से प्रेशर आया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उनकी अपनी पार्टी ने डिसोन कर दिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो एक्चुअली बात ये, और किसी भी सेल्फ पार्टी में मैं नहीं समझती कि इस तरह की रविश चाहते भी देखना पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ आपने एक रट लगाई हुई, आए मुज़ाकरात करें, बैठे भाई आपकी अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? अगर एक बंदा नहीं करना चाह रहा है आपसे बात, आप कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं उनको मुज़ाकरात की मेज पर बुलाने का। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताऊं, मैं नहीं समझती जो ये बात अभी आप रोकड़ी साहब ने भी की, आई बेग टू डिफर ऑन दिस। मैं नहीं समझती रिलीफ लेने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि रिलीफ और उनको अदालतों से बहुत रिलीफ मिल रहा है। और सीधी बात यह है कि शायद गवर्नमेंट भी सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रही जो भी इल्जामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो इद्दत का केस हो, चाहे वो 9 मई के इल्जामात हो। हुकूमत के पास सब्सटैंशिएट करने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। इसी वजह से अदालतें जाहिर है सबूत देखती है ना, बयानियों पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे तो सजाएं नहीं देती ना अदालतें। इसी वजह से अदालतें उनको वहां पर सजाएं देती है। एक ये लोग कोई एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ कोई चीज लाती है, अदालत में क्वॉश हो जाती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी चीज लाती है, अदालत उसको क्वॉश कर देती है। इनको रिलीफ की जरूरत नहीं, इनको भारी मकदार में हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से इनको भारी मकदार में अदालतें जो हैं वो फ्री कर रही हैं, आजाद कर रही हैं, इनको बरी जमा कर रही हैं, कोई इसमें शक नहीं। इनको रिलीफ भारी मकदार में मिल रहा है, यानी कि रिलीफ इतना अदालतों से मिल रहा है कि हुकूमत से नहीं लेना। मैं जरा रोकड़ी साहब से भी जरा इसके ऊपर इसको कंक्लूड कराऊं। रोकड़ी साहब, नून लीग दो इंतहाओं के दरमियान नहीं है। एक तरफ एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पाबंदी लगा देंगे, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत इसलिए नहीं हो सकती कि तो शिद्दत पसंद गिरोह है, ये तो सियासत में जो वो धब्बा है और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बात हुई। फिर उसके ऊपर कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मजीद लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हर जाने से बयान आए, फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद 10 दिन बाद हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जिसमें फिर मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। उनको मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है जिन पे पाबंदी आप लगाने के लिए जा रहे थे। तो कौन सी इंतहा ठीक है, ये वाली है वो वाली ठीक है? क्या क्या मसला क्या है सर? देखिए एक बात, फिर किस मौके के ऊपर कौन सी चीज होती है? बन्नू इंसिडेंट हो गया या ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है, इस तमाम इवेंट्स को देखें ना कि कौन से मकाम पर क्या चीज पाकिस्तान में हो चुकी है, और उन तमाम चीजों के तनाजुर के अंदर अगर एक स्टेटमेंट आती है पाबंदी वाली, तो मैं उन आदमियों में से हूं जो इंडोर्स करता हूं कि आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए और पाबंदी भी लगनी चाहिए। अच्छा, मोना ने बात की कि हुकूमत की नाअहली है कि जो अदालतें हैं वो रिलीफ दे रही हैं, उसमें हुकूमत की इतनी नाअहली होगी, लेकिन रिलीफ जो है वो सिर्फ हुकूमत की नाअहली की वजह से नहीं मिल रहा। या हम कहें कि जी रिलीफ ये बिल्कुल ही बेकार लोग हैं तो इनकी वजह से रिलीफ दिया जा रहा है और उनको चांस मिल रहा है अदालतों को कि आप रिलीफ दें। नहीं, ये केस नहीं है। कहानी जो है अदालतों की वो आपको, हमें तमाम को कैटेगोरिकली पता है कि असल सिचुएशन है क्या, चल क्या रही है। तीसरा पॉइंट, मुज़ाकरात उन्होंने करने हैं तो करने ही हुकूमत के साथ है, और किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? मीडिया के साथ बैठ के। फौज ने क्लियर कह दिया कि जाओ हुकूमत वक्त मौजूद है, मुज़ाकरात करो। इनको मुज़ाकरात मियां नवाज शरीफ के साथ करने पड़ेंगे, इन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ करने हैं, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बैठी हुई है इस वक्त, इन्होंने उसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा। ना ये गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे,
इनके ये जो प्रेजेंट जिन पे हम आज बहस कर रहे हैं, ये बैरिस्टर वाली बात और अलीमा खान वाली, उसमें उन्होंने मुज़ाकरात की कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है कि आप साइड पे हो जाएं, इनको हम निपट लेंगे। हुकूमत को इतना ज्यादा भी हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हम कहें कि जी ये बिल्कुल ही बेकार है, पीपुल्स पार्टी बेकार है और पीटीआई अपना नून लीग बेकार है और पीटीआई जो है वो किसी मॉरल स्टैंड पे खड़ी है। हर वो पार्टी या शख्सियत जिसका कोई मॉरल स्टैंड नहीं होता और जिसकी कोई सुबह नहीं, शाम नहीं, धूप नहीं, छांव नहीं, जिसकी कोई अखलाकियात नहीं, जबान नहीं, सच नहीं, झूठ नहीं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और जिस पर एतबार करने के लिए एक इंसान तैयार ना हो, तो ये पॉपुलिस्ट मूवमेंट है। पॉपुलिस्ट मूवमेंट का एक फनकारी, एक जो अदाकारी हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं वो चल रही है। बिल्कुल ठीक है। पॉपुलिस्ट मूवमेंट की बुनियाद यही है कि उन्होंने आपकी अफवाज पाकिस्तान को न सिर्फ मिलाइन करना है, उनके ऊपर अटैक्स करने हैं और तमाम वो फोर्सेस दुनिया की को मिलाकर उन्होंने पाकिस्तान को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। अब इससे बचाना किसने है? बिल्कुल ठीक है। रोकड़ी साहब, पार्ट का हमारा प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर याद दीजिएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे तरफ चलेंगे। मोना आलम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महंगाई और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना है। रावलपिंडी इस वक्त मौजूद है, क़याम है, पड़ाव है और मंजिल है इस्लामाबाद की तरफ। क्या सूरत हाल है, हुकूमत से क्या बातचीत होती रही, तमामी चीज़ों का जायजा लेंगे। उसामा रजी साहब मेरे साथ मौजूद है, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। उसामा साहब, क्या मंजिल क्या है? मुतालबात तो ज़ाहिर है सबके सामने हैं। आप चाहते हैं कि IPPs के साथ जो है वो मुआहदों को रीनिगोशिएट किया जाए, लेकिन लाएअमल क्या है? धरना इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या चाह रहे हैं आप लोग? कहां तक जाएंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाएअमल तो हमारा बहुत पुरअमन है और अवामी जिद्दोजहद, अवामी मुजाहिमत पर मबनी। हमने टी चौक पे धरने का ऐलान किया जो हमारा राइट था। हुकूमत ने पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार किया, गैर आईनी, गैर जमहूरी, अवाम दुश्मन उन्होंने तरीका इख्तियार किया, लेकिन हमने उसको तसादुम में बदलने नहीं दिया और हमने अपने कारकुनान से कहा कि जहाँ पे हैं वहीं धरना दें। नतीजा उसका यह है कि डी चौक पे भी 2-2.5 हजार लोग जमा हुए और उसके अलावा इस्लामाबाद में 3 जगहों के ऊपर इस वक्त धरना हुआ और हमने उस पूरे धरने को इस वक्त यहाँ मरी रोड के ऊपर मुंतकिल कर दिया। हमसे इंतजामिया ने बात की है, हुकूमत ने, और हुकूमत के बारे में मैं आपको ये कह दूं कि ये ऐसा हुकूमत नहीं है, ये एक काबिज टोला है, ये नाजायज गिरोह है जिसने तसल्लुत जमा लिया है ताकत के जरिए। तो ये ताकत के जरिए जो फाशिज्म है, हमने फिर भी रवादारी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बड़े दिल वाले लोग हैं, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है। अब मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि आइए बैठकर बात करें। हमने कहा कि बैठकर बात होगी, लेकिन आप उसके कुछ आपके रवैये से तो पता चलना चाहिए। आपने 900 लोगों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है और उसके बाद आप जो है हमें डी चौक पे धरना करने नहीं देते, जो कि एक गैर कानूनी तर्ज अमल है। उसके बाद आप कहते हैं बैठ के बात करें, तो ये आप इस किस्म की हरकतें करके इस मुल्क को 75 साल में आपने कहाँ तक पहुंचा दिया है। तो आप अपने रवैये को तो ठीक करें। तो नतीजतन उन्होंने तकरीबन 80%, 75-80% लोगों को उन्होंने मैं समझता हूँ कि रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी लाहौर के और पंजाब के कई 2-3 शहरों के लोग जो हैं वो रिहा नहीं हुए। अच्छा, आपकी गुफ्तगू क्या चल रही है? क्योंकि अता तारड़ साहब ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं। जी। अब मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा कि जी मुतालबात मेरे और जमात इस्लामी के एक ही हैं। मैं भी समझता हूँ कि वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बातचीत शुरू हुई है, कोई राब्ता हुआ है, कोई बैठने की बैठक लगी है? बातचीत शुरू हुई है, राब्ता भी हुआ है हमारा उनसे। इस वक्त आप यूँ समझ लें, बैकडोर ना कहूँ मैं, टेलीफोनिक राब्ता है। लियाकत बलोच साहब की जिम्मेदारी लगाई है और वहाँ से नकवी साहब हैं जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमने अपने मुतालबात पे भी होमवर्क कर लिया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी ये कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब हैं और इस तरह के कुछ नाम लिए हैं जो कि इस वक्त मुल्क में नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो चीजें एक खास ढप के ऊपर आ गई हैं। तो अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करेंगे और हमारे साथ नहीं, अवाम के साथ, मुल्क के साथ, और अगर वो मुल्क और अवाम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भाई हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं जा थोड़ी रहे। हम डी चौक पे जब 2-2.5 हजार लोग पहुंच सकते हैं तो ये 15-20 हजार लोग भी पहुंच सकते हैं। हमने तो क्लैश को अवॉइड किया है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है
वो ये है कि एक सेहतमंद जमहूरी माहौल परवरिश पाए और अवाम को पुरतशद्दुद रास्ते न दिखाए जाएं। हम उसी पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो वो हमारे साथ तो कुछ नहीं, इस मुल्क के साथ जो है वो ज्यादती की है इन्होंने, अभी भी ज्यादती कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। बहुत शुक्रिया उसामा रजी साहब आपके वक्त का। मुख्तसर लेकिन काफ़ी तफसीली मामलात आ गए कि जमात इस्लामी चाहती क्या है, धरना जो है वो कब तक जारी रहेगा, किस हद तक जारी रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हसन रजा पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहम डेवलपमेंट है कि बैरिस्टर अली जफर के जरिए उमर अयूब साहब ने एक शिकायत दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। क्या सूरत हाल बनेगी उसका भी जायजा लेंगे। और इमरान खान साहब शक जाहिर कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात शिफ्ट किए जा सकते हैं या उनको ट्रीट मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें जायजा लेंगे। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाशा साहब सर ये फरमाइएगा कि ये शिकायत की सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी जो है वो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान के खिलाफ जो है वो ये वैलिड हो सकती है, इसके ऊपर अमल हो सकता है, क्या तरीक़ेकार है, क्या होगा, क्या इसके पीछे आपको मकासद नजर आते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और उसके लिए आइन में आर्टिकल 209 है कि अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है ओहदे से फारग करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। अब इन्होंने जो बातें की हैं, एक तो इस चीज का जरूर इनसे पूछा जाएगा कि डिले क्यों किया गया, लैशेस सामने आएंगे कि जब आपको पहले दिन से पता था और आपने उसके बावजूद क्यों इतने बिलेटेड स्टेज पे किया, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के स्टेज पे हमने इलेक्शन से पहले एक डिमांड की थी जिसमें यह कहा था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इलेक्शन साफ और शफाफ होना मुमकिन नहीं है, जिस पे तहरीके इंसाफ ने सबसे पहले हमारे ऊपर एतराज किया पार्टी वाइज, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम ये इलेक्शन डिले करने का एक जवाब बनाया जा रहा है। तो हमने ये कहा था कि ये इलेक्शन के बाद इनसे पूछा जाएगा और इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा शोर वगैरह अब पीटीआई कर रही है। यकीनन इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ सीट्स पे धांधली की शिकायत मौसूल हमें हुई हैं फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के हवाले से, लेकिन अब क्या कौन सी एविडेंस इन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ पेश की गई है, अभी तक ये नहीं बताया गया। एक मुझे नजर आया है कि जी वो इन्होंने जो रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए हैं वो सियासी बुनियादों पे किए हैं, तो क्या जब उनकी तैनाती हुई तो उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन किया? आपने कहा कि फलां रिटर्निंग ऑफिसर पे हमें ऑब्जेक्शन है, उसको चेंज करें। कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स पे एतराज हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देन एंड देयर उनको ट्रांसफर कर दिया था या उनकी जगह पे किसी और को वहां पे लगा दिया था। लेकिन ये भी अब बिलेटेड स्टेज पे एक इनकी बात आई है कि ये सियासी बुनियादों पे तैनाती की गई है। बाकी मेन फॉर्म 45 और 47 पे है। अब उसके लिए भी इलेक्शन जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है शायद ये बात करे कि आपने पिटीशन फाइल कर रखी हैं और पिटीशन हुई हैं हाई कोर्ट के जजेस जो के ट्रिब्यूनल के तौर पे तैनात किए गए उनके पास, तो उनका कोई रिजल्ट आने दें, उसमें कोई चीज सामने आएगी, कोई एविडेंस, तो शायद आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर सके। और ये जो एविडेंस अभी आप फॉर्म 45 या 47 की पेश कर रहे हैं, मेरी जाती नजर में उनको चाहिए था कि ये ट्रिब्यूनल्स के रूबरू पेश करके अपनी फीस के हवाले से वो मुतलका जो अपने पिटीशंस हैं उनमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर इसका मतलब सर आपकी गुफ्तगू से जो मैं मतलब अखज़ कर रहा हूँ, जो आप इसमें लकूना बता रहे हैं या गैप्स बता रहे हैं, तो वो आप कहते हैं कि इसमें जो दरख्वास्त है उसमें सब्सटेंस नहीं है, यानी कि ये प्रेशर टैक्टिक की हैसियत से तो शायद जो है वो काबिल कबूल हो, लेकिन कानूनी नज़र से इसमें आपको सब्सटेंस नज़र नहीं आता जब आप गौर करते हैं। देखिए, जो सामने मीडिया पे मैंने पढ़ा वो है, हो सकता है
वो अगर रेफरेंस पढ़ूं तो उसमें कहीं पे नजर आए कोई ऐसी चीज तो यकीनन मैं कहूंगा कि इस चीज में सब्सटेंस है। लेकिन ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मुझे इनमें कोई सब्सटेंस ऐसा नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो फॉर्म 45-47 के हवाले से ये जरूर इनको हदायत देगी कि आप अपने ट्रिब्यूनल्स में ये मामलात लेकर गए हुए हैं, तो वहां से प्रूव होने के बाद ही कोई चीज सामने आएगी। तो ये है मेरे जो। अच्छा सर, इसमें इमरान खान साहब को एक खतरा है कि उनके मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में जा सकते हैं। वो उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए ये शक का इजहार किया है, तो कहीं कोई गुंजाइश ऐसी है कि खान साहब का शक जो है वो दुरुस्त साबित हो? बिल्कुल, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि बाकी तमाम केसेस में आला अदालतों से बरी होने के बाद अब जो जिन केसेस में उनको इन्वॉल्व किया गया है वो 9 मई के हवाले से केसेस हैं, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन, एक फैसला डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट का आ चुका है। लेकिन जो इनका अपना कन्फेशन है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये कहा हुआ था कि अगर मुझे अरेस्ट करते हैं तो आपने यानी हमारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने वहां जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, जो असर मुख्तदर हल्के हैं, कुव्वतें हैं उनके सामने। तो GHQ पे हमला हो या कोर कमांडर हाउस पे या बाकी जो तनसीबात है वहां पे, तो वो फिर कन्फेशन इनका मेरा ख्याल है कि यही आड़े आएगा। और फिर उनके जो काउंसिल हैं राजा सलमान अकरम साहब, उन्होंने भी यही बात दोहराई है, आल्दो कि वो डिफरेंट एंगल पे आ रहे हैं कि हमने तो एहतजाज उन्हीं के रूबरू करना था जो असल में ये कार्रवाइयां कर रहे थे, लेकिन उस एहतजाज से अगला जो स्टेप है उसको अभी तक डिसओन कर रहे हैं इमरान खान साहब भी और सलमान अकरम राजा साहब भी। लेकिन जो मुख्तदर हल्के हैं वो तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि जनाब ये एक मखसूस पार्टी है जिसके जो अरकान है उन्होंने ये जलाओ और घेराव किया है, तो यकीनी तौर पे फिर इनको आर्मी कोर्ट में लेके जाने के लिए वो सारी जो माहौल है वो साजगार बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खत्म होता है, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।